सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की चर्चा देश के घर घर में है। देश का हर 7वां आदमी तो खासतौर से इस फैसले पर बात कर ही रहा है। मुद्दा है हिजाब। स्कूल आने वाली लड़कियां हिजाब पहनकर पढ़ने आ सकती हैं या फिर नहीं। कुछ दिन पहले कर्नाटक में यह विवाद बहुत बड़ा हो गया था। कर्नाटक शिक्षा विभाग ने हिजाब पर रोक लगा दी थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस रोक को सही ठहराया था। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस धुलिया की बेंच में इसकी सुनवाई चल रही थी। लड़कियों के हिजाब पहनकर स्कूल आने पर बैन क्या उनके धर्म की आजादी के अधिकार का उल्लंघन है? इस पर आज सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज एक राय नहीं हो पाए। एक ने कहा बैन ठीक है, तो दूसरे फैसले से असहमत थे। केस अब सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच को भेज दिया गया है। लेकिन देश में इसके बाद कट्टर और सेकुलर की बहस छिड़ गई है। इसे हमने समझने की कोशिश की है और इसे नाम दिया है हिजाब पर बंट गया हिंदुस्तान। हमारे हिसाब से हिजाब हम लोगों ने बचपन से देखा है, हिजाब ओढ़ना चाहिए, हिजाब नहीं हम लोगों को उतरना चाहिए। चाहे लड़की स्कूल जाए, चाहे कहीं बाहर जाए, नकाब ओढ़ के ही जाए। हम लोगों की सुरक्षा है हिजाब। हमारे लोग की पहचान यही है। इस्लाम में पर्दा नहीं तो कैसे इस्लाम माना जाए? कैसे इस्लाम माना जाए? हम कष्ट करेंगे, जीतेंगे। इस्लाम नहीं हम छोड़ेंगे। मुझे ये पता है कि आई एम इंडियन, तो मुझे सिर्फ इंडिया से मतलब है। और ईरान में जो हो रहा है वहाँ के फैसले लेने वाले वहाँ पर मौजूद हैं। स्कूल इम्पोर्टेंट होगा कि हिजाब इम्पोर्टेंट होगा? हिजाब इम्पोर्टेंट है। हिजाब इम्पोर्टेंट। कोर्ट अगर कहता है कि हिजाब का पाबंद, तो फिर वी विल अगेन हिजाब पहनेंगे। हिंदुस्तान में हिजाब पहनने की लड़ाई, ईरान में हिजाब उतारने की लड़ाई। कहीं चेहरा खोलकर पर्दा तो कहीं पूरा शरीर ढकने का पर्दा। कहीं हिजाब न पहनने पर गोली मारी जा रही, कहीं हिजाब महिला की पहचान ही नहीं है। कहीं हिजाब कानून है, कहीं हिजाब की कोई मजबूरी नहीं। हिजाब धार्मिक कानून है या फिर हिजाब धार्मिक आजादी का संवैधानिक मूल अधिकार। हिजाब पर पाबंदी कट्टरता है या हिजाब की आजादी सेकुलर होने की गारंटी? हिजाब हमारा, छीन के लेंगे। हिजाब पर हाई कोर्ट का बैन है, लेकिन हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट में एक राय नहीं है। मुसलमान का जो तरीका है हिजाब में ही रहना चाहिए। मैं यूनिफॉर्म के नहीं पहन सकती। हमारी सदियों से चला आया ये। हम किसी के गुलाम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया है। We respect both the opinions of the honorable judges. There is a split verdict. हिजाब एक लिबास है, लेकिन धर्म और संविधान ने, कट्टरता और धर्मनिरपेक्षता ने इसे लेकर बड़ा बंटवारा कर दिया है। लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हिजाब आखिर है क्या। कुरान करीम में, कुरान मजीद की सूरह अहज़ाब में अल्लाह ने वाज़ेह तौर पे बाद इरशाद फरमाई है कि ए नबी, आप अपनी बेटियों और औरतों से और मुसलमानों की औरतों से ये कह दें कि जब घर से निकला करें तो अपने घूंघट, अपनी चादरों की घूंघट निकाल लिया करें। तो उससे साफ मुराद यही है कि अपने सरों को कवर कर लिया करें। फिर मज़हब इस्लाम में जो प्रैक्टिस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रही है, उस प्रैक्टिस को पार्ट ऑफ इस्लाम माना जाता है। जिन प्रैक्टिसेस को फॉलो किया उनको पार्ट ऑफ इस्लाम माना जाता है। इसलिए हिजाब पहले दिन से पार्ट ऑफ इस्लाम रहा है, एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम रहा है। इसमें ज़र्रा बराबर भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। इस्लाम के हिस्सों में से एक हिस्सा है। कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा में इसकी हिदायत दी है और इसके अलावा पैगम्बर इस्लाम हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कई हदीसें हैं इस बात पर, हिजाब पर, कि उन्होंने हुक्म दिया औरतों को कि वो पर्दे में रहें। हिजाब बहुत ज़रूरी है, लिहाजा इस्लाम मज़हब ने हिजाब का औरत को राइज दिया है और वो उसका आईनी हक है।
प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की बेटी जनाब फ़ातिमा, जो बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से मशहूर है, वो हमारे लिए हुज्जत है, वो हमारे लिए नमूना है कायनात की आखिरी औरत तक के लिए। लिहाजा वो हिजाब में रही और हिजाब में रह के उन्होंने सब काम किए। जिस वक्त जंग ओहद में प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ज़ख्मी हो गए थे तो सबसे पहले जनाब फ़ातिमा खुद पहुँची हैं मैदान ओहद में। यानी ये बताया कि औरत हिजाब में रह के सब काम कर सकती है, इवन मैदान जंग में भी जा सकती है। ये नहीं कहता हूँ कि जो मुस्लिम बच्चियों के पेरेंट्स उनको हिजाब नहीं पहनाते हैं बिल्कुल गलत काम करते हैं, नहीं, वो भी बिल्कुल ठीक काम करते हैं। लेकिन कैसा है कि जो बच्चियाँ हिजाब में हैं, जो इस्लामी शरअ को फॉलो करती हैं, उनको आप फॉलो करने के लिए दें और उनको वो सिस्टम के अंदर रहने देना। उनको सिस्टम से अलग करने की क्यों कोशिश कर रही हैं? अगर बच्ची क्लासरूम के अंदर बैठकर वो काम कर रही हैं कि नहीं मैं हिजाब के अंदर ही बैठूंगी, तो फिर आप पेरेंट्स को बुला के उनको समझा सकते हैं। धार्मिक गुरुओं की बात सुनकर दो चीजें साफ हैं कि कुरान, हदीस और परंपरा में हिजाब का साफ उल्लेख है और ये इस्लाम का अनिवार्य अंग है। तो सवाल उठता है कि हिजाब एक है तो इसे करने के इतने तरीके क्यों हैं? मलेशिया में हिजाब सिर से पांव तक है, लेकिन माथे का हिस्सा और चेहरा दिखता है। इंडोनेशिया में हिजाब को सिर पर बांधने का तरीका अलग है, लेकिन सिर से पांव तक एक गाउन है। इथियोपिया में हिजाब सिर और बाल में बांधा जाता है, जहां चेहरा पूरी तरह खुला रहता है। सोमालिया में सिर को पूरी तरह ढकते हैं और गर्दन पर एक स्कार्फ लेते हैं। सीरिया में सिर और गर्दन को ढकते हैं, लेकिन माथा और चेहरा साफ दिखता है। फिलिस्तीन में एक कपड़े से सिर और गर्दन को बांधते हैं, लेकिन साथ में कैप नुमा चीज पहनते हैं ताकि हिजाब अपनी जगह पर बना रहे। ईरान में पूरा माथा और चेहरा ढकते हैं, केवल आंखें दिखती हैं। तुर्की में एक कपड़े से सिर और गर्दन को ढकते हैं, यह स्कार्फ की तरह स्टाइलिश भी होता है। पाकिस्तान में दुपट्टे से सिर ढकते हैं, जिसमें माथा और बाल भी दिखते हैं। लेकिन अफगानिस्तान में सिर से पांव तक कुछ नहीं दिखता, यहां तक कि आंखें भी नहीं। हिजाब कह लें, बुर्का कह लें या पर्दा कह लें, ये सब लफ्ज़ अलग अलग हैं, मगर उसका माना और मफ़हूम बिल्कुल सेम है। यानी मतलब ये है कि ख़वातीन अपने जिस्म के हिस्सों को ज़ाहिर न करें, उनको उसका पर्दा करें ताकि जो गैर महरम लोग हैं वो ख़वातीन को न देखें। और जहाँ तक पर्दे की बात है तो पर्दा अलग अलग इलाक़ों में अलग अलग तरीक़े से हिजाब का रिवाज है। ईरान में एक पर्दा होता है कपड़े का बहुत सा लंबा सा, उसको डाल लेते हैं जुब्बा स्टाइल में, वो ईरान का स्टाइल है। हमारे हिंदुस्तान में वो काला कपड़ा होता है, काले कपड़े को एक जुब्बा के स्टाइल में बना लेते हैं, वो हिजाब हो जाता है। अरब में वो एक दूसरा स्टाइल होता है जो ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं। तो मगर सब जो है वो हिजाब हैं, उनकी शक्लें अलग अलग जो है वो बदली हुई हैं। और ख़ुद देहात के इलाक़ों में अगर हमारे यहाँ देखें हिंदुस्तान में तो वो आजकल वजूद में हैं बूढ़ी औरतों को, वो एक बहुत लंबा सा चेहरे पे सर के ऊपर बांधती हैं, लंबा सा कपड़ा होता है, फिर वो घाघरा नुमा जो है नीचे पैरों तक वो जाता है, ये भी एक हिजाब है। तो सब एक ही हैं और इसी को हिजाब कहा जाता है। हिजाब अरबी का लफ्ज़ है, इसके माने हैं अपने आप को छुपाना, और उर्दू में इसको पर्दा कहते हैं। बहुत से इस्लामिक कंट्रीज़ में पर्दा करने का, हिजाब करने का अपना अलग अलग तरीक़ा है। कुछ कंट्रीज़ में पूरा बुर्का पहनते हैं, फ्रॉम हेड टू टो अपने को कवर करते हैं, सिर्फ आँखें खुली रहती हैं। कुछ कंट्रीज़ में सिर्फ अपने सर को कवर करते हैं। तो ये अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग ट्रेडिशन और कस्टम वहाँ का रहा है, लेकिन किस कंट्री में क्या हो रहा है ये माने नहीं रखता है। माने हमारे यहाँ ये रखता है कि कुरान और हदीस में हमें क्या हुक्म दिया गया है और वही मज़हब है। यहाँ सवाल ये भी है कि अगर धर्म ही सुप्रीम हो तो फिर दूसरों की धार्मिक जिद को कट्टरता कैसे कह सकते हैं? अगर पर्सनल धार्मिक कानून की आजादी चाहिए तो फिर संविधान में दी गई धार्मिक आजादी के साथ धार्मिक आजादी की टक्कर को कैसे टाला जाएगा और सेकुलर और कम्युनल का फैसला कैसे होगा?
कानून में हमें सिखाया गया था कि माई राइट टू स्ट्रेच माई आर्म एंड्स वेयर योर नोज बिगिंस, यानी मैं अपना हाथ बढ़ा सकता हूं लेकिन आपके चेहरे पर मात नहीं कर सकता उसको। तो जहां जहां आपको अधिकार दिए गए हैं वहां रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। अब उसी तरह से ड्रेस कोड जो है उसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है कि आप इंडिसेंट कपड़े नहीं पहन सकते और पब्लिक में नहीं जा सकते। अगर आप करते हैं तो आप गुनाह कर रहे हैं। उसी तरह से आपको हिजाब पहनना या टर्बन पहनना या कुछ और चीज़ चेहरे पर पहनना, क्या वो स्कूल के रूल्स के यूनिफॉर्म का जो डिसिप्लिन है उसको वायलेट करता है? इस पर चर्चा चल रही है और ये एक महत्वपूर्ण चर्चा है। 20 करोड़ मुसलमान बसते हैं, उनके जज्बात, उनकी धार्मिक अधिकार, उनके विचार, उस पर कहीं ठेस नहीं लगनी चाहिए। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आज भारत में संविधान के बावजूद, संविधान होने के बावजूद भी आज भारत में उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो अल्लाह ने कुरान में सूरह अहज़ाब में, सूरह नूर में जो ये बातें कही हैं कि बच्चियां यानी मुस्लिम औरतें अपने सर को कवर कर लिया करें जब घरों से निकला करें, तो लिहाजा ये मुस्लिम बच्चियों के लिए, औरतों के लिए कंपलसरी है। ये और बात है कि अपने हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहाँ कम्प्लीटली रिलीजियस फ्रीडम एक फंडामेंटल राइट है, उसमें बच्चियों को ये पूरा इख्तियार दिया हुआ है कानूनी तौर पे कि वो अपना सर कवर करें या ना करें। लेकिन इसमें जिस तरीके से किसी को यह हक़ इख्तियार नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी को पर्दा कराएं या हिजाब कराएं, उसी तरीके से किसी को यह हक़ हासिल नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी को पर्दा करने से या हिजाब करने से रोकें। फिर अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल चाहे 21 हो या 25 हो या 51 हो, सब में तमाम इख्तियारात सबको दिए हुए हैं, तो वो इख्तियारात किसी से छीनने का भी किसी को हक़ नहीं है। तो देखिए, ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और या जो हैं वो हैं औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में, गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। हिजाब डालने की मजबूरी है, उससे महिलाओं को मुक्त करना चाहिए। हमारे देश में दो तरह की सोच है। एक कट्टरपंथी सोच है जो एक विशेष दल से जुड़े लोगों की है, और वो कट्टरपंथी सोच ये कहती है कि स्कूलों में जो मुस्लिम बच्चियां हैं वो हिजाब पहनकर नहीं आ सकती, बैन लगना चाहिए। और जो सेकुलर सोच है, सेकुलर से मतलब मैं मुसलमानों की खाली बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं। जो सेकुलर सोच है देश की, वो ये कहती है कि सब धर्मों के लोगों को अपने धर्म और अपनी मर्जी से चलने का अधिकार है, जो हमारे भारत के संविधान में है। अभी जो फैसला आया 2 जजों की बेंच ने दिया, उसमें जस्टिस गुप्ता ने जो फैसला दिया है, वो फैसला, वो जो देश की कट्टरपंथी सोच है वो लोग खुश हैं। और जस्टिस धुलिया ने जो फैसला दिया है कि उन्होंने कहा हाई कोर्ट का फैसला गलत है, उसको गलत ठहरा दिया, वो देश की सेकुलर सोच को जाहिर करता है। किसी भी धर्म के सम्मान से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, चाहे वो मेरा धर्म हो चाहे किसी का धर्म हो। हम लोग जस्टिस धुलिया के इस फैसले के साथ खड़े हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी जो फैसला आएगा वो देश के सेकुलरिज्म को और लोगों को सम्मान को समझते हुए आएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी 2 हिस्सों में बांटकर देखा जाने लगे। तब धार्मिक मुद्दे पर कट्टरता और सेकुलर का फैसला एक बड़ी समस्या हो जाता है। कौन कट्टर है, कौन सेकुलर है, इसके बीच भी धागा बहुत महीन है। ईरान जैसे देश में जब हिजाब के लिए जेल जाना पड़ता है, विरोध करने पर जान से हाथ धोना पड़ता है, तो सवाल उठता है कि हिजाब धार्मिक मजबूरी है या फिर औरत और मर्द के बीच भेदभाव को ढकने का जरिया। देखिए, हिजाब मजबूरी का नाम नहीं है, इस्लाम मजबूरी का नाम नहीं है।
इस्लाम धर्म, इस्लाम मज़हब मजबूरी का नाम नहीं है, क्योंकि जहाँ मजबूरी है वहाँ मज़हब नहीं है, और जहाँ जबर है, ज़बरदस्ती है, वहाँ भी मज़हब नहीं है। इस्लाम कहता है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपका दिल चाहे आप एक्सेप्ट कीजिए इस्लाम को, आपका दिल चाहे आप एक्सेप्ट ना कीजिए। बहुत से इस्लामी ममालिक हैं जहाँ हिजाब नहीं है, तो वो हमारे लिए हुज्जत नहीं है, वो हमारे लिए आइडियल नहीं है। आइडियल प्रॉफिट ऑफ इस्लाम है, उनके सक्सेसर 12 इमाम है और उनकी बेटी है। कतई तौर पे ये मजबूरी नहीं है। आप अपने मुल्क में देख रहे हैं, जिस भी शहर में आप रहते हैं, अपने शहर में देखें कि एक बड़ी तादाद मुस्लिम औरतों बच्चियों की है जो हिजाब नहीं करती हैं, एक बड़ी तादाद है जो हिजाब करती हैं। तो लिहाजा जो बच्चियां ये समझती हैं कि हमने अपने मज़हब को पूरी तरीके से फॉलो करना है, वो हिजाब कर रही हैं। वो एक लिबास है। हर शख्स को संविधान ने इस बात की आज़ादी दी है कि वो कौन सा लिबास पहनेगी या पहनेगा या नहीं। ये सब जो है वो संविधान ने इस बात की इजाज़त दी है। ये बिला वजह इसको सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है। ये नहीं कहता हूँ कि जो मुस्लिम बच्चियों के पेरेंट्स उनको हिजाब नहीं पहनाते हैं बिल्कुल गलत काम करते हैं, नहीं, वो भी बिल्कुल ठीक काम करते हैं। लेकिन कैसा है कि जो बच्चियाँ हिजाब में हैं, जो इस्लामी शरअ को फॉलो करती हैं, उनको आप फॉलो करने के लिए दें और उनको वो सिस्टम के अंदर रहने दें ना। उनको सिस्टम से अलग करने की क्यों कोशिश कर रही हैं? अगर बच्ची क्लासरूम के अंदर बैठकर वो काम कर रही हैं कि नहीं मैं हिजाब के अंदर ही बैठूंगी, तो फिर आप पेरेंट्स को बुला के उनको समझा सकते हैं। हिजाब कोई ज़रूरी नहीं है, ये एक समाजी और राजनीति विषय है। कुरान पाक में शिक्षा को प्रथम माना गया है। आप एक सभ्यशालीन वस्त्र पहनिए, एक सभ्यशालीन मर्यादाओं में आप वस्त्र पहन करके आप अपने सामाजिक कार्य और धार्मिक कार्य करिए, लेकिन उसको अनिवार्य नहीं कहा गया है। अगर इस्लाम में हिजाब मजबूरी नहीं है, तो फिर ईरान में हिजाब न पहनने पर गोली क्यों मारी जा रही है? और भारत में इसे इस्लाम का अनिवार्य अंग क्यों कहा जा रहा है? क्या भारत में हिजाब एक पॉलिटिकल टूल बन गया है, जिसमें धर्म आधारित राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है? पॉलिटिकल टूल हमें नहीं लगता है, क्योंकि देखिए धर्म के साथ में सियासत नहीं है। जब जब धर्म के अंदर सियासत दाखिल होती है तो उसमें फिरौनियत जन्म लेती है, उसके अंदर यजीदियत जन्म लेती है, और फिर करबला होती है जो उस पॉलिटिक्स को, उस सियासत को ऐसा खाक पर गिराती है कि सैकड़ों साल हो जाते हैं वो खाक जिल्लत से उठ नहीं सकते। जितने भी पिछले 50 साल में रिलीजियस इश्यूज उठे हैं, उनको सियासी पार्टियों ने जब जब अपना टूल बनाया है तो पूरे मुल्क में एक फसाद और बिगाड़ पैदा हुआ है, कन्फ्यूजन पैदा हुआ है, नुकसान हुआ है। लिहाजा तमाम सियासी पार्टियों से अपील है कि ये एक 100% एक मजहबी मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच को अपना फैसला फाइनल करने दें, उस पर किसी भी किस्म की सियासत ना की जाए। कुरान पाक एक मुसलमानों के लिए एक मुकद्दस होली बुक है, एक मुकद्दस किताब है, लेकिन देखा जाए तो वो इंसानी ज़िंदगी की जीवन जीने की एक मुकम्मल दस्तावेज, एक मुकम्मल कानून है। और उसमें इतनी मजबूती से या इतना ज़ोर दे करके हिजाब पे नहीं कहा गया है, मजबूती से और ज़ोर दिया गया है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, यानी कलम और कागज़ से आप रिश्ता जोड़िए, इल्म से रिश्ता जोड़िए। तो जब इल्म से रिश्ता जोड़ने की बात आती है तो हमें शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इतना बड़ा नहीं था जो इसको देश के न्यायालय तक ले जाया गया और समय बर्बाद हुआ है। ये हिजाब तो पहले भी लोग पहनते थे और इनको कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगी कि जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और जो शिक्षा दे रहे हैं शिक्षक संस्थान, वो इन छोटे छोटे मुद्दों को लेकर आपसी में बैठ करके इसको हल कर देते, और न्यायालय का समय बर्बाद करना, जनता को इस बीच में इन मुद्दों पर रुझाना, ये सब राजनीति मुद्दे हो जाते हैं। इन राजनीति मुद्दों से हट करके बच्चों को शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। राइट टू एजुकेशन का मुद्दा होना चाहिए। ये हिजाब जैसे मुद्दे इतने बड़े विवाद में ले आए कि कोर्ट तक चले गए, और कर्नाटक कोर्ट तक चले गए, फिर सर्वोच्च न्यायालय तक आ गए। अगर हिजाब पर राजनीति नहीं हो रही तो फिर शाइस्ता अंबर जैसे मुस्लिम मुख्यधारा से अलग क्यों कर दिए जाते हैं?
अगर कुरान में पर्दे से ज्यादा इल्म पर जोर है तो फिर उसके लिए लड़ाई क्यों नहीं होती? हिजाब की जिद क्यों है? जब सवाल सीधे हो जाते हैं तो धार्मिक चेहरों से आने वाले जवाब धर्म की जगह संस्कृति, समाजशास्त्र और वेस्टर्न वर्ल्ड के चलन पर पहुंच जाते हैं। इस बात को बेहतर जानते हैं कि अपने मुल्क में हमेशा से ये ट्रेडिशन और कस्टम रहा है तमाम मज़ाहिब में कि हम लोगों के घरों में बेटियां और औरतें जब भी कोई बड़ा आता है तो ऐसा मार्क ऑफ रिस्पेक्ट अपना सर दुपट्टे से कवर कर लेती हैं। तो बच्चियां अगर स्कूल में अपने टीचर्स के सामने एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट अपना सर कवर करके जा रही हैं तो ये एक मॉडेस्ट ड्रेसिंग की अलामत है। तो इसमें किसी को क्यों एतराज़ हो रहा है ये बात समझ में नहीं आ रही है। आज अगर आप देखें तो आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में यूएस में देख लें, कनाडा में देख लें, यूके में देख लें, बड़ी तादाद में मुस्लिम स्टूडेंट्स बच्चियां जो हैं स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, आप ऑक्सफोर्ड में देख लें, आप कैम्ब्रिज में देख लें, आप हार्वर्ड में देख लें कि बच्चियां हिजाब करके जा रही हैं। कोई किसी को कोई एतराज़ नहीं हो रहा है। अपना ये मुल्क जो कि पूरी दुनिया में अपने बड़े दिल के लिए, अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए मशहूर रहा है, वहाँ पर ऐसी रुकावटें जब पैदा की जाती हैं तो अफसोस होता है। अरब में अलग कल्चर है और अफ़गानिस्तान का अलग कल्चर है, ईरान का अलग कल्चर है, इंडिया का अलग कल्चर है। तो हिंदुस्तान बेसिकली बिहार के इलाके में, बंगाल के इलाके में औरतें साड़ियाँ पहनती हैं तो उसको क्या हिंदू लिबास कहते हैं? नहीं, बल्कि हम उसको कहते हैं वो एक इंडियन कल्चर है। अब हम आपको हिजाब की धार्मिक जिद और सामाजिक जरूरत के बीच एक रास्ते पर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि इसी भारत में हिजाब के कितने चेहरे हैं। कॉटन है, सीवाई है, साटिन है, नीदा फैब्रिक है। फैब्रिक तो काफ़ी आते हैं, हमको कलेक्शन इसलिए रखना पड़ता है कि हर कस्टमर अपने टेस्ट के हिसाब से फैब्रिक चूज़ करता है। अभी लेटेस्ट में जो चल रहा है सीवाई वगैरह ज़्यादा चल रहा है, वो हिसाब से सब कलर स्टॉल है ये। इसी को बांधकर हिजाब की तरह, हाँ इसी को बांधा जाता है। पहले की लेडी जो ऐसी थी ब्लैक टू ब्लैक ही ज़्यादातर पहनती थी। आप देखोगे ओल्ड एज की लेडियाँ घूमती है, मगर आज की जो जनरेशन है वो लोग एक बुरखा लेती है तो उसके ऊपर कोई भी मैच कर देते हैं। जैसे ये मैं देख पा रही हूँ काफी कलरफुल है। हाँ तो अभी ये जैसा आप लोगों की तरफ से बनाया गया हुआ होता है, आपके जो कारखाने होते हैं वहाँ से आप लोग? हाँ मतलब जो हमारे सब भाई लोग हैं ये चूज करते हैं डिजाइन और हिसाब से बनाते हैं। रिक्स तो लेना ही पड़ेगा। कलर और वेराइटीज ये सब कलर्स है इसमें, मरून है, ग्रे है, क्रीम है। ये तो रेगुलर पे नहीं पहनते होंगे? नहीं रेगुलर पे नहीं, ये ओकेजन वाला है। ओकेजन यानी कि शादी ब्याह। जी जी, ये जो है ये मतलब डायरेक्टली हम लोग नमाज के लिए वेयर करते हैं, ओनली फॉर नमाज। जब हम नमाज पढ़ते हैं जैसे टू ट्रैवलिंग में या घर में भी है तो हम लोग क्या करते हैं उसको पूरा सर से यहाँ तक का आ जाता है और नमाज के लिए पहना जाता है। इसकी लेंथ रेगुलर आती है 2.5 यार्ड होता है, ये 2.5 यार्ड होता है जो आराम से लेडी जो है अपने स्टाइल में बांध सकती है उसको। तो ये कितने वैरायटी के इसको डिजाइन कर सकते हैं? ये ऐसा है कि जैसा आदमी को जितनी तरीके से बनाने आता हो, इस डिपेंड अपॉन मतलब हमारे स्टाफ के ऊपर है वो किस किस तरीके के बनाते हैं। एक ये डिजाइन ओके, और अगर इसके अलावा कुछ तो अलग अलग नाम है डिजाइन के? नहीं डिजाइन के कुछ भी नहीं है, लोग अपने हिसाब से पहनते जैसा अच्छा लगता है वैसे। ये एक आगे वाला इसे देखने के बाद हमें यह भी समझ आएगा कि हिजाब का मकसद भले ही एक है, उसकी शुद्धता को लेकर धार्मिक जिद भी एक है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के तरीकों में जो फर्क है वो बताता है कि हिजाब धर्म से ज्यादा एक पहचान का प्रतीक बन गया है जिसका मकसद मुस्लिम आइडेंटिटी को असर्ट करना है। कि हिजाब मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी है। औरतों का अलग है, मर्दों का अलग है। मर्दों के बारे में भी कुरान ने कहा है कि आप रास्ते पे चलो तो अपनी निगाहों को नीची रखो। पुतिन का परमाणु डिपो रेडी है। नाटो देश ऑल टाइम हाई अलर्ट पर है। किसी भी वक्त बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में हलचल अचानक तेज हो गई है। पुतिन के न्यूक्लियर वेपन से बचने के लिए नेटो के 15 देशों ने यूरोपियन एंटी मिसाइल शील्ड प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लिया है। यानी पुतिन के बम से खतरा सिर्फ अमेरिका को नहीं, पूरे यूरोप को भी है। आज ही नेटो के सीक्रेट न्यूक्लियर प्लानिंग ग्रुप की अर्जेंट मीटिंग हुई। फैसला हुआ है कि पुतिन के परमाणु हमले वाले खतरे को देखते हुए अगले हफ्ते नेटो देश स्टेडफास्ट नून नाम का न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज करेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस भी बहुत जल्द अपना न्यूक्लियर एक्सरसाइज करने वाला है। तो क्या परमाणु युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है?
इस वक्त हर मुल्क में इसी बात को लेकर चर्चा है। भारत ने अभी पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों से बात की है। मोदी ने दोनों ही देशों के राष्ट्रपति को कहा है कि बात ही करो, युद्ध के रास्ते पर चलोगे तो तबाही होगी। तो क्या अब कोई रास्ता बचा है जिससे युद्ध और भयानक ना हो, खत्म हो जाए, या पुतिन ने कसम खा ली है कि परमाणु युद्ध करना है और करके रहेंगे? क्या पुतिन छोटे बम से बड़ा धमाका करने वाले हैं? पुतिन के स्मॉल न्यूज कितनी तबाही मचाएंगे? दुनिया के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी हेडलाइन यही है, पुतिन का छोटा परमाणु बम रेडी है। कोई भी अखबार उठा लीजिए, रूस के स्मॉल न्यूज ही ट्रेंडिंग है। क्या है पुतिन के स्मॉल न्यूज? अगर ये यूक्रेन की राजधानी कीव में गिरे तो कितनी तबाही मचेगी, कितने लोगों की मौत होगी? न्यूक्लियर ब्लास्ट का यह रिप्रेजेंटेटिव वीडियो देख लीजिए। दस सेकंड भी नहीं लगेंगे, कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। आपको क्या लगता है, न्यूक्लियर बम से हमले की पुतिन की धमकी सिर्फ एक धमकी है? जवाब है नहीं, पुतिन सीरियस है, इसीलिए दुनिया बहुत टेंशन में है। अमेरिका ने करीब 2400 करोड़ रुपए के एंटी रेडिएशन ड्रग्स यूं ही नहीं खरीदे। जुलाई महीने से ही अमेरिका के घर घर में इमरजेंसी अनाउंसमेंट यूं ही नहीं हो रहे। कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ तो खतरनाक होने वाला है। अब की बार खतरा बहुत बड़ा है। So there's been a nuclear attack. Don't ask me how or why, just know that the big one has hit, okay? So what do? There are 3 important steps that I want you to remember. Step 1, get inside fast. You, your friends, your family, get inside. And no, staying in the car is not an option. You need to get into a building and move away from the windows. Step 2, stay inside. Shut all doors and windows. Have a basement? Head there. If you don't have one, get as far into the middle of the building as possible. If you were outside after the blast, get clean immediately. Remove and bag all outer clothing to keep radioactive dust or ash away from your body. Step 3, stay tuned. Follow media for more information. पुतिन के स्मॉल न्यूक से हमले का खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि नेटो फोर्सेस अभी से अलर्ट मोड पर आ गए। नेटो ने फैसला ले लिया है, वो स्ट्रीट फास्ट नून नाम का
न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज करके रहेगी। नाटो के फाइटर जेट्स अभी से पोलैंड में एक्शन शुरू कर चुके हैं। Practice the offensive and the defensive operations internally to the battle group. The big difference now is we're integrating it into the brigade plan. स्ट्रीट फास्ट नून न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज में न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी करने वाले नाटो के फाइटर जेट्स शामिल होंगे। 30 नाटो देशों में 14 इस एक्सरसाइज को अंजाम देंगे और ये सब कुछ होगा रूस से सिर्फ 1000 किलोमीटर दूरी पर। नाटो हेडक्वार्टर में हलचल अचानक बढ़ गई है। नाटो के सारे एलाइज इकट्ठा हो गए हैं। मैटर अर्जेंट है, सिचुएशन आउट ऑफ हैंड चले जाने का खतरा है। आगे का प्लान क्या होगा? पुतिन ने अगर स्मॉल न्यूक्स दागे तो क्या अंजाम होगा? आने वाले खतरे का डर चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है। गौर से सुनिए नाटो के चीफ क्या कह रहे हैं। And then, of course, we also have heard the veiled nuclear threats coming from Moscow. We have seen, of course, the speculations about the use of a low-yield nuclear weapon in Ukraine. And we have conveyed clearly to Russia that this will have severe consequences for Russia. Russia knows that the nuclear war cannot be won, must never be fought. And we are, of course, also closely monitoring the Russian nuclear posture because the nuclear threats, the nuclear rhetoric and the veiled threats from Russia are dangerous and reckless. अब सवाल ये है कि दुनिया जिस रशियन स्मॉल न्यूक्स के डर के साए में है, पुतिन का वो डेंजरस वेपन है क्या? अगर पुतिन ने ये स्मॉल न्यूक्स छोड़े तो क्या होगा? पहले तो आपको स्मॉल न्यूक्स का डेफिनेशन समझाते हैं, फिर इससे होने वाली तबाही की बात करेंगे। आमतौर पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को स्मॉल न्यूक्स कहा जाता है, लेकिन नाम पर मत जाइए, क्योंकि जब बात तबाही मचाने की आती है तो ये स्मॉल न्यूक्स किसी भी दूसरे खतरनाक परमाणु हथियार से कम नहीं है। आज हम एक एक करके सारे सवालों के जवाब आपको देंगे। स्मॉल न्यूक्स ऐसे परमाणु हथियार हैं जिन्हें लिमिटेड बैटलफील्ड में इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है, यानी किसी टैंक के कॉलम को तबाह करने के लिए या समंदर में किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को बर्बाद करने के लिए। पुतिन के ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यूक्रेन के खिलाफ क्यों बड़े हथियार साबित होंगे और इससे क्यों दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ेगा, अब ये समझिए। स्मॉल न्यूक्स के एक्सप्लोसिव यील्ड्स 1 किलोटन से 100 किलोटन डायनामाइट से विस्फोट करने की क्षमता वाले होते हैं। यहाँ पर स्मॉल न्यूक्स के एक्सप्लोसिव यील्ड्स का मतलब हुआ जब न्यूक्लियर वेपन को डेटोनेट किया जाता है तो उससे कितनी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। 77 साल पहले हिरोशिमा में 12 किलोटन का और नागासाकी में 21 किलोटन का परमाणु बम गिराया गया था। उस वक्त हिरोशिमा में हुए ब्लास्ट के तुरंत बाद 70,000 लोगों की जान गई, जबकि नागासाकी में हुए परमाणु हमले के तुरंत बाद 40,000 लोग मारे गए थे।
ये हम ब्लास्ट के इम्पैक्ट के तुरंत बाद का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। सोचिए, अगर 12 किलोटन और 21 किलोटन के परमाणु बम ने हिरोशिमा और नागासाकी में इतने लोगों की जान ली, तो फिर अगर पुतिन अपना 1 किलोटन से 100 किलोटन वाले स्मॉल न्यूक्स दागेंगे तो कितनी बड़ी तबाही मचेगी। हमने स्मॉल न्यूक्स से हमले के बाद की तबाही को साइंटिफिकली समझने के लिए एक न्यूक्लियर हिस्टोरियन के जरिए तैयार किए गए न्यूक मैप का सहारा लिया और सेंटर में यूक्रेन की राजधानी कीव को रखा। अगर पुतिन ने फैसला कर लिया कि वो कीव पर 10 किलोटन वाले स्मॉल न्यूक से सीधे जमीन पर हमला करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने है। ब्लास्ट के इम्पैक्ट से करीब 19,000 लोग मारे जाएंगे। अगर 20 किलोटन का स्मॉल न्यूक कीव पर गिरा तो करीब 28,000 लोगों की मौत होगी। और अगर पुतिन ने यह फैसला कर लिया कि वो 100 किलोटन वाले स्मॉल न्यूक से कीव को निशाना बनाएंगे तो ब्लास्ट के तुरंत बाद 74,000 लोग एक झटके में मारे जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।